हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, इसके पहले हमने जैव प्रक्रम में पार्ट 3 बता दिया था, उसका आप अध्ययन कर लेंगे जाके, पिछले वीडियो में पढ़ा है। अब इसके बाद चलिए हम पार्ट 4 करते हैं। तो देख सकते हैं चैप्टर 6 पार्ट 4 यानी पार्ट 4। अब क्या है कि रक्तदाब इसमें है। पहला, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। रक्तदाब का सबसे पहला परीक्षण स्टीफेन हेल्स ने घोड़ों पर किया था। यानी रक्तदाब पहले कहाँ हुआ? तो घोड़ों पर किया था। किसने किया था? स्टीफेन हेल्स ने। रक्तदाब के प्रकार। नंबर 1, प्रकुंचन दाब। हृदय के प्रकुंचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है, इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm यानी मिलीमीटर पारा है। अनुशिथिलन दाब, यह क्या है? हृदय में शिथिलन के कारण धमनी में रक्त दाब कम हो जाता है, उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। अनुशिथिलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। पादपों में परिवहन पादपों में परिवहन यानी पौधों में। पौधे पर्यावरण में गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं, फिर भी उन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि अनेक पदार्थों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है। ऐसा अनेक पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ये पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, पादप परिवहन तंत्र 2 प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 क्या है? जाइलम। यह ऊतक तंत्र जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिजों, लवणों को पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों व पुष्पों में आदि में पहुंचाता है। अब फ्लोएम क्या है? फ्लोएम, यह ऊतक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों एवं जड़ों में करता है। इसका बने स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखिए साथियों, अब जल का परिवहन। मृदा से जल का अवशोषण मूल रोमों द्वारा होता है। मूल रोम तथा मृदा जल के बीच आयन संद्रण में अंतर होने के कारण जल मूल रोमों में प्रवेश करता है। यह जल क्रमिक रूप से जड़ की कोशिकाओं में विसरित होता हुआ जड़ के जाइलम ऊतक तक पहुँचता है। अब आगे क्या है? भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह वहन फ्लोएम नामक ऊतक तंत्र द्वारा होता है। फ्लोएम इन उत्पादों के अलावा अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण ऊतक की सहायक कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिका की ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। तो साथियों, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए। उसके बाद चलिए अब हम आगे कराते हैं। देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम देखते हैं उत्सर्जन क्या है। शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में उत्पन्न नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकाला जाना उत्सर्जन कहलाता है। मानव में उत्सर्जन अंगों को सामूहिक रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मनुष्य में निम्न उत्सर्जन अंग पाए जाते हैं। नंबर 1 वृक्क, नंबर 2 मूत्र वाहिनियाँ, नंबर 3 मूत्राशय, नंबर 4 मूत्र मार्ग। वृक्क देखा, मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। यह दोनों वृक्क उदर में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित है। वृक्क गहरे भूरे एवं
और सेम के बीज की आकृति के होते हैं। इनका बाहरी भाग उभरा हुआ तथा भीतरी भाग दबा हुआ होता है, जिनके मध्य में छोटा सा एक गड्ढा होता है। गड्ढे को हाइलम कहते हैं। हाइलम भाग से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा एवं मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। नंबर 2, मूत्र वाहिनियाँ ये वृक्क से निकलकर मूत्राशय तक जाती हैं। इनकी भित्ति मोटी होती है तथा गुहा सकरी होती है। इनकी भित्ति में क्रमानुकुंचन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मूत्र आगे की ओर बढ़ता है। अब मूत्राशय क्या है? नंबर 3, यह उदर के पिछले भाग में स्थित होता है। मूत्राशय में मूत्रवाहिनियाँ आकार खुलती हैं व इसमें मूत्र को संग्रहित किया जाता है, इसलिए इसे मूत्र संचय आशय कहते हैं। अब आगे इसके स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब आगे करते हैं साथियों। इसके बाद मूत्र मार्ग, मूत्राशय का पक्ष छोर सकरा यानी पतला होता है। सकरा होकर एक पतली नलिका में परिवर्तित हो जाता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्र के निष्कासन की क्रिया को मूत्रण कहा जाता है। वृक्काणु या नेफ्रॉन, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख अति सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं अथवा नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन एक उत्सर्जन की इकाई होती है। नेफ्रॉन का प्रारंभिक भाग एक प्याले के समान होता है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। बोमन संपुट के प्यालेनुमा खांचे में रक्त की नलियों का गुच्छा होता है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस एवं बोमन संपुट को मिलाकर मैलपींगी कोष कहते हैं। कृत्रिम वृक्क अपोहन क्या है? उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। साथियों, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब इसको ध्यान से देखना है आपको। तो पादपों में उत्सर्जन क्या है? पादपों के मुख्य उत्सर्जी उत्पाद O2 तथा CO2। O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हैं, जिन्हें क्रमशः श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त या बाहर उत्सर्जित किया जाता है। पादपों के बहुत से ऊतकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। कुछ अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन, गोंद आदि पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। तो प्लीज़ साथियों, ये वीडियो यहीं तक था और आपका जैव प्रक्रम अध्याय पूरा हुआ। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग नए जुड़े हों वो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हम अगला पाठ जल्द ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।